हेलो एवरीवन। आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है इसके सॉल्यूशन को बताने वाला हूँ आपको। ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 2025 का, ठीक है। और क्लास 11th की हिस्ट्री का पेपर है। तो सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो आपका एमसीक्यू वाला होता है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के किस भाग की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी, ठीक है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया, ठीक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बी लगाया है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये जो बेबीलोन है, बेबीलोन नगर में जिगुरात जो था वो क्या था। तो ये मीनारें होती थी, ठीक है। ये सीढ़ीदार मीनारें होती थी। ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने चैप्टर देखा हो तो वहाँ पे डिटेल में बताया था। तीसरा क्वेश्चन है कि दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से रिलेटेड स्थल को आपको पहचानना है और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो एक बार आप इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि क्या हो सकता है। तो ये बात कर रहे हैं बेबीलोन की, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे राजमहल और मंदिर वगैरह थे। तो ये सब कहाँ पे थे? बेबीलोन में थे, ठीक है। तो तीसरे का आपका डी आंसर हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, आपके सामने एक पिक्चर दे रखी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं इसको, तो ये है डी ऑप्शन, यानी ये कैथीड्रल है, यानी कि एक बड़ी चर्च है। कहाँ की है? इंग्लैंड की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये दृष्टिहीन वाला है, इसका भी देख लेते हैं कि फ्रांस के जो बड़े चर्च होते थे वो क्या होते थे, उसको कैथीड्रल कहा जाता था, ठीक है। हमने पढ़ा था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है कि खालिस्तान आपको भरना है। बहुत ध्यान से एक बार देखिए। रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए व्यक्त पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, जो डैश कहलाता था, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, ठीक है। तो उसको हम बलात् भर्ती कहते थे, यानी कि जबरन ही भर्ती करवा ली जाती थी इनकी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि रोम साम्राज्य के भाषा समूह के संदर्भ में उचित मिलान आपको करते हुए सही विकल्प चुनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि पहले का तो चलो ए ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो खा हो जाएगा, यानी ए बी सी डी जो इसमें दे रखा है, ठीक है। यानी पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दास समूह के प्रयोग की निंदा करने वाले लेखक के बारे में बताना है, यानी उस लेखक के बारे में बताना है जो दास समूह की निंदा करते थे, ठीक है। तो दास समूह के प्रयोग की निंदा करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लिनी। आठवां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि दो कथन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से एक अभिकथन है, एक कारण है, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट है। तो हमें पहले अभिकथन को समझना पड़ेगा। निर्जातीय एवं भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ के रखा था, ठीक है। आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण उनका समाज अनेक पितृवंशीय पक्षीय वंशों में विभाजित था। तो ये भी ठीक है, यानी कि आपका अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही आपका सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए एक बार। मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव जो था वो क्यों था, क्या कारण था? तो देखिए उसके ये सारे कारण हैं, क्योंकि इनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो घनी आबादी के लिए आवास नहीं जुटा सकती थी, ठीक है। स्वतंत्र प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें नगरों में रहना भी पसंद नहीं था, ये भी ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन और शिकारी संग्रहण पर आधारित थी, जो नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती, ये भी ठीक है, ठीक है। यानी कि तीनों पॉइंट यहाँ पे ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि मंगोल साम्राज्य के जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें कौन सा मरुस्थल है, तो वो कौन सा है? गोबी मरुस्थल है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश की जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसको फ्रांस बनाया था, ठीक है। तो ये जर्मन जनजाति थी, ठीक है। जर्मनी की जनजाति थी, इसको फ्रैंक बोला जाता था। इसने क्या करा था? गॉल को अपना नाम दिया था, जिससे उसका नाम फ्रांस हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के मोनोस से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित घटना क्रम को क्रम के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। क्रम में लगाना है, सीरियल वाइज लगाना है। तो इसका आपका, अगर आप सही तरीके से इसको देखोगे तो आपका सी ऑप्शन सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। रोम की शास्त्रीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो।
तो आप इसमें देखोगे कि इसमें आपका पहला बिल्कुल ठीक है कि ये रोम के अवशेष से प्रोत्साहित एक नई वास्तु शैली थी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इसमें आपका दूसरा पढ़ते हैं, इस शैली में पॉप और धनी व्यापारी अभिजात वर्ग के लोग अपने घर बनवाए, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। और इन भवनों को लेखा चित्र, मूर्ति और उभरे चित्र से सुसज्जित किया गया, ये भी आपका ठीक है। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आपसे पूछा गया कि मंटुआ राज्य जो है इस पे शासन करने वाली जो महिला थी वो कौन थी। तो ये थी आपकी इसमें आप ईसा बेले दी इस्ते, ये ठीक है, जिसने भी लगा रखा है ठीक लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना जो है वो कब की गई थी, ठीक है। तो ये 1673 में की गई थी। यहाँ पे क्या आएगा आंसर अपना, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि जो अमेरिका के जो मूल निवासी रंगीन सीपियों को आपस में जोड़कर एक डैश नामक बेल्ट बनाते थे, उसको किस नाम से हम जानते थे। तो उसको हम वेपोरम कहते हैं, ठीक है। और कई जगह ना इसमें क्वेश्चन पेपर में टाइपिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वें क्वेश्चन पे कि अमेरिका का गोल्ड रश से जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो हजारों की संख्या में लोग अफ्रीका पहुंचे, गलत है, अफ्रीका थोड़ी पहुंचे थे, पहला तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा देखते हैं, पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन बिछाई गई, बिल्कुल ठीक है। फिर रेल निर्माण के लिए अमेरिका के बाहर से मजदूर लाए गए, ठीक है, चाइना वगैरह से लाए गए थे, ये भी ठीक है। यानी दूसरा और तीसरा ठीक है। सड़क रेलवे निर्माण के पीछे अमेरिका के मूल निवासी, ये गलत है। यानी दूसरा और तीसरा ठीक है। अब देखो दूसरा और तीसरा आपको कहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो एक बार, दूसरा तीसरा आपको दिखेगा, इसमें दिख रहा है, यानी ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो स्थानीय शब्द कैम्बरा से बना है, इसका सही मीनिंग आखिर क्या होता है। तो इसका सही मीनिंग होता है सभा स्थल, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चीन के एक प्रसिद्ध नेता की पहचान आपको करनी है। तो इसमें ये एक गरीब परिवार से थे, आधुनिक चीन के संस्थापक हैं, मिशनरी स्कूल से एजुकेशन ली है। इनका कार्य 3 सिद्धांत, सिन मिनचुई। तो अगर आपने 3 सिद्धांत पढ़ा हो, मैंने करा रखा था ये, तो आपको नाम पता लग गया होगा, सन यात सेन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन में से असत्य आपको चुनना है। तो इसमें जो गलत है वो आपको चुनना है। तो कन्फ्यूशियस जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, यही तो आपको पहचानना था गलत। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए हो जाता है। और अब सेक्शन ए में जो मैंने आपको आंसर बताए ये सारे सही है, इसमें से आप अपने मैच कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या सही लगाया और क्या गलत लगाया, ठीक है। अब देखो सेक्शन ये जो आपका बी है ना, इसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 3 पॉइंट लिखने थे। अब एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको चॉइस मिली हुई है, ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। अपने उत्तर आपको बताने हैं। देखो क्यों, क्योंकि ये क्या करते थे, ये जो अपनी भेड़ बकरियों को ले जाते थे पानी वगैरह पिलाने के लिए, तो कई बार क्या होता था, जो वहाँ पे खेती हो रखी होती थी ना, खेत में से गुजार देते थे। अब सोचो किसान ने कितनी मेहनत से वहाँ पे फसल उगाई है और ये अपनी भेड़ बकरी लेके वहाँ से जा रहे हैं, तो उनकी फसलें खराब हो जाती थी। तो एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। फिर आप ये बता सकते हो कि ये क्या करते थे, कई बार ये जो गरड़िए वगैरह होते थे, ये गांव में ना लूट मार करने लगते थे, यानी लूट लेते थे गांव वालों को, क्योंकि गांव वाले तो स्थायी रहते हैं, लेकिन ये क्या करते थे, ये तो भाई ये तो टेम्परेरी रहते थे कैंपों में, कभी कहीं कभी कहीं, तो ये उनको लूट के भाग जाते थे वहाँ से, ठीक है। और बस्तियों में रहने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं पशुचारक जो होते थे इनका रास्ता भी रोका करते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बताने थे। अब इसी के ना ऑप्शन में मान लो अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता या फिर आपने पहला नहीं अटैम्प्ट करा, तो आपके सामने ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, आप इसको भी कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। गिलमेशिश, ठीक, गिलगेमिश, ठीक है, गिलगेमिश का महाकाव्य किस बात पर प्रकाश डालता है, इसमें वर्णित घटनाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे, आपको पता है कि वो क्या करते थे, नगरों पे गर्व किया करते थे, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता में से थे। इसका वर्णन आपको कहाँ पे मिलेगा, इस महाकाव्य में मिलेगा, यानी इसमें क्या मिलता है आपको, नगरों का वर्णन मिलेगा, ठीक है, डिटेल में वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार के वहाँ पे नगर होते थे। और ये जो काव्य है ये आपको कई सारी पट्टिकाओं में लिखा मिलेगा, 12 के करीब पट्टिकाएँ थी जिसमें ये चीज़ें जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो गिलगेमिस था वो उरुक शहर पे शासन होता था, ठीक है, उसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी जब मृत्यु हो गई थी
तो उसके बाद अमरव इसके जो मित्र वगैरह थे, ठीक है, वीर मित्र वगैरह, वो मृत्यु के पश्चात अमरत्व को खोजने के लिए निकल चुके थे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता लगी थी, तो आप ये बता सकते थे। इसके बाद अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, तो 23वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको चॉइस नहीं है, 24वें में नहीं है, 25वें में नहीं है, 26वें में नहीं है, लेकिन आपको 27वें क्वेश्चन में फिर से चॉइस मिलती है, ठीक है। तो अभी हम 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, आपको इसके बारे में बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि 3200 ईसा पूर्व में हमको वहाँ से मिट्टी की पट्टिकाएं मिली है जिसमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है कि वहाँ के लोग लेखन जानते थे। और लेखन कला का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि व्यापार करते थे ये लोग, या जो हिसाब किताब होता था, हिसाब किताब को परमानेंट स्थायी रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। और आपसी लेन देन का हिसाब रखते थे। मान लो कोई भूमि बेची गई है, कोई ज़मीन बेची गई है, तो उसके हिसाब के लिए भी पट्टिकाएं वगैरह का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे बता सकते थे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की, यूनान और रोमवासी की जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति है वो बहुदेववादी थी, यानी कि वो एक से अधिक ईश्वर को पूजते थे। इस कथन का आपको मूल्यांकन करना है और बताना है। तो देखिए ये लोग क्या थे, ये बहुत सारे पंथों में बटे हुए थे, ठीक है। पंथ वगैरह को मानते थे, बहुत सारे ईश्वर को माना करते थे। इसमें से बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे मिनर्वा हो जाता है, मार्स हो जाता है, ये इनके कुछ देवता हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई सारे मंदिर मिले हैं, ठीक है, जिसको देवालय कहा जाता था। देवालय वगैरह मिले हैं बहुत सारे, उसमें कई सारी मूर्तियाँ भी आपको मिलती है, ठीक है। और ये बहुदेववादी लोग होते थे क्योंकि ये बहुत सारे देवताओं को पूजा करते थे और बहुत सारे पंथों में विश्वास करते थे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कैथीड्रल वाला याद करके जाना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वहाँ पे भी बताया था। लेखन वाला भी मैंने कराया था, जो कराए थे लगभग वही क्वेश्चन है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमाई है पर क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन है कि फ्रांस में कैथीड्रल नगर के जो विकास की चर्चा है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए फ्रांस में क्या होता था, जो बड़ी चर्च होती थी, ठीक है, जो विशाल चर्च होती थी उसको कैथीड्रल कहा जाता था, ये हमने पढ़ा था। और ये जो होता था, ये अमीर जो व्यापारी लोग होते थे, ठीक है, बहुत पैसे वाले जो लोग होते थे, वो दान वगैरह करते थे, इससे बनते थे। इसमें पत्थर का यूज़ किया जाता था और ये इसको बनाने में कई वर्ष लगते थे और ये बहुत दूर से दिख जाते थे, ठीक है। इसमें रंग बिरंगे कांच लगाए जाते थे, ठीक है, आप बता सकते हो रंग बिरंगे कांच होते थे। खिड़कियाँ ऐसी होती थी जिससे डायरेक्ट रोशनी चली जाए, ठीक है। घंटियाँ वगैरह वहाँ पे होती थी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट और मुझे याद आ रहे हैं कि यहाँ पे पादरियाँ जो थे, पादरी वगैरह जो होते थे, उनकी आवाज़ दूर तक चली जाए इस तरीके से बनाया गया था इसको, ठीक है। ये हमें चैप्टर में हमने पढ़ा है। और दिन में क्या था कि शीशा होता था तो सूरज की रोशनी शीशे के पार आ जाती थी, तो मतलब अच्छा लगता था। और रात में जब वो रंगीन मोमबत्तियां जलाते थे तो और सुंदर लगता था वो देखने में। तो ये पॉइंट आप लिख सकते थे, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई भी 3 पॉइंट चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 26 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा हुआ है कि अमेरिका के संदर्भ में जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर का क्या मतलब है भाई, फ्रंटियर का क्या मतलब है, सोचिए। तो ये क्या था कि जो अमेरिका है ना, उसकी जो पश्चिमी जो बॉर्डर होता था, ठीक है, पश्चिमी सरहद जो होती थी, ठीक है, उसको फ्रंटियर कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो खिसकती रहती थी, क्योंकि वो फिक्स नहीं थी। जैसे जैसे वो क्षेत्र को आगे बढ़ते थे तो वो क्षेत्र बढ़ता रहता था, ठीक है। फिर यहाँ से मूल निवासी जो थे इनको पीछे हटना पड़ जाता था, ठीक है। कई बार इन्होंने क्या करा, मूल निवासियों की ज़मीनें वहाँ पे धोखेधड़ी से खरीद ली थी, उनको उनकी ज़मीनों से निकाल दिया गया था, ये भी हमने पढ़ा था। और कुछ ज़मीनें ऐसी थी जो युद्ध वगैरह में जीत ली जाती थी, ठीक है। तो यही सारी बातें आपको बतानी थी। इसके बाद देखो ये मेजी वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मेजी वाला क्वेश्चन याद करके जाना है, ये आपके पेपर में आता ही आता है। और वो देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको चॉइस मिली हुई है, इसको देख लेते हैं। मेजी पुनर्स्थापना से पहले की आपको महत्वपूर्ण घटना बतानी है जिससे जापान में तेजी से आधुनिकीकरण जो है वो संभव हो पाया। तो देखो 27वें के आंसर में आप बता सकते थे कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले अगर हम देखें तो जो किसान वगैरह होते थे उनसे हथियार ले लिए गए थे, ठीक है। और जो वहाँ पे वोकुगावा जो परिवार था, ठीक है, वो शोगुन के पद पे बना रहा था क्योंकि वहाँ पे लंबे समय तक शासन किया है। दैम में जो होते थे उनके वो अपनी राजधानी में रहते थे, ठीक है। उनको काफ़ी वो लिबरल होते थे, उनको काफ़ी फ्रीडम वगैरह मिली हुई थी। समुराई लोग जो थे वो तलवार रखा करते थे, ठीक है। ये सारी बातें थी उसके पहले की, तो ये आपको यहाँ पे बतानी थी। इसी में ना आपको एक और ऑप्शन मिला हुआ है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं होता तो आप इसके ऑप्शन में आपको दूसरा संन्यास सेन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसे कर सकते थे। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं।
क्वेश्चन है कि सन यात सेन की मृत्यु के बाद जो कुओमिंतांग है इसके अधीन जो देश के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक विकास है इसके बारे में आपको बताना है। तो इनके बाद क्या होता है, ये सन यात सेन की मृत्यु के बाद ये एक तरह से महत्वपूर्ण नेता बन के उभरते हैं, ठीक है, वहाँ के। और इनके टाइम पे क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से अगर आप देखोगे तो विकास आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और सैन्य अभियान इन्होंने बहुत सारे चलाए, कई सारे क्षेत्रों को इन्होंने क्या करा, जीत लिया, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। ये साम्यवादियों के खूब विरोधी थे, यानी साम्यवाद कम्युनिज्म को ये नहीं पसंद करते थे, तो इन्होंने साम्यवादियों को ख़त्म किया। कन्फ्यूशियसवाद को ये सही मानते थे, उसकी हिमाकत करी इन्होंने, ठीक है। पूरे देश में सैन्यकरण करने का प्रयास किया, सेना का शासन चलाने का प्रयास किया। महिलाओं में 4 सद्गुण की बात इन्होंने करी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। तो ये क्या है, आपका सेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 8 नंबर वाले होते हैं। इसमें आपको देखो चॉइस मिल जाती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें आप डिटेल में क्वेश्चन को बता सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन है कि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बाद जापान का विश्व के आर्थिक शक्ति के रूप में उत्थान जो है वो कैसे हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से लेकर 1945 में हुआ था, और इस समय जापान पे परमाणु बम भी गिराए गए थे, जिसकी वजह से जापान को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद भी जापान ने तेज़ी से तरक्की करी, ठीक है। तो ये बता सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि जापान एकदम से मतलब बहुत तेज़ी से उसने तरक्की करी, तो इसको एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपना नया संविधान को नया रूप दिया, गणतांत्रिक संविधान बनाया, और इन्होंने जो युद्ध की नीति है उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया था। यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन चले, ठीक है, बहुत सारे लोग जो थे वो सक्रिय थे। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने उद्योग और नौकरशाही के बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम किया। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग पे ध्यान दिया, और ख़ासकर इन्होंने अमेरिका जैसे देशों से बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। फिर इन्होंने 1964 में टोक्यो में अपना ओलंपिक खेल का आयोजन शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने ट्रेन का जाल बिछाना शुरू कर दिया। पूरे जापान में सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेनें होती थी वो इन्होंने चलाई, बुलेट ट्रेन वगैरह चलानी शुरू कर दी। नई नई टेक्नोलॉजी थी जो होती थी वो जापान लेकर आता था, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को सीखता था, और ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। ये भी आप बता सकते हो कि व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से जापान जो था वो तेज़ी से तरक्की कर गया था, ठीक है। अब इसी के ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि चाइना से रिलेटेड है, यानी चीनी गणतंत्र की स्थापना से लेकर आज के समय तक ताइवान के जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताना है। यानी चीनी गणतंत्र की स्थापना से लेकर आज तक ताइवान के बारे में आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो चियांग काई शेक जो थे, ठीक है, 1949 में इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो शासन में आई थी, ठीक है। और शासन में आने से ताइवान चले गए थे ये, जहाँ पे चीन के गणतंत्र की स्थापना हुई थी। फिर 1894-95 में देखें तो ये जापान के अधीन होता था, हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पे कुओमिंतांग जो है उसका शासन आया जो कि काफ़ी बेकार शासन था। स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकार उसने छीन लिए थे, मतलब बहुत तानाशाह वाला शासन चलाया था, ठीक है। स्थानीय लोगों को इन्होंने बाहर किया, ठीक है। भूमि सुधार लागू करने की कोशिश की, खेती की उत्पादकता इन्होंने बढ़ा दी, अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण करा, लेकिन लोगों के साथ वहाँ पे जो था दुर्व्यवहार भी देखने को मिलता है इनके शासन में, ठीक है। और फिर आप बता सकते हो कि 1973 में अगर हम देखें तो जापान के बाद ताइवान जो था वो दूसरे स्थान पे आता था। अर्थव्यवस्था जो थी इनकी व्यापार पे आधारित थी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था व्यापार पे आधारित होती थी। मुक्त व्यापार को ये बढ़ावा देते थे। और यहाँ पे जब चियांग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेना का शासन होता था वो वहाँ पे हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बता सकते थे। इसी के बाद अगर हम देखें 28वें क्वेश्चन के बाद 29वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या मिली हुई है, चॉइस मिली हुई है। अगर आपको मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता तो आपके ऑप्शन वाला कर सकते थे। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंगेज़ खान ने अपनी सेना को नया रूप किस प्रकार दिया और उसके द्वारा किए गए जो सैनिक परिवर्तन थे इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि चंगेज़ खान ने क्या करा, जो कबीले थे, जो जनजातीय कबीले थे, ठीक है, उनको उन्होंने एक साथ लाने का प्रयास किया। दशमलव प्रणाली का इन्होंने गठन किया। सेना जो होती थी इनकी 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से यूनिट में बटी होती थी, ठीक है। इन्होंने बाहर के
बाहर अगर मान लो कोई इनकी सेना से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको दंड देने का कठोर प्रावधान था, ठीक है। तुमन सेना होती थी इनके पास, तुमन सेना हमने चैप्टर में पढ़ा था। तुमन सेना में आप ये लगा लो 10,000 सैनिक के आसपास होते थे, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या करा, जो अदर कबीले होते थे यानी अन्य जो कबीले होते थे उनके लोगों को शामिल किया, और अपने जो सैनिक टुकड़ियाँ होती थी उसके जो 4 बेटे थे उनके अधीन उसने सैनिक टुकड़ियाँ बनाई, ठीक है। नए नए कप्तान बनाए, ठीक है, सभी को उसमें शामिल किया। तो इस तरीके से आप बता सकते थे। इसी के अगर ऑप्शन में हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उलूस वाला, यानी उलूस का आपको संक्षिप्त परिचय देना है, और चंगेज खान की मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद मंगोल साम्राज्य की जो स्थिति थी उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है, ठीक है। तो उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ ये आपको बताना था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो नए नए क्षेत्र नवविजित जो क्षेत्र होते थे, नए जीते हुए जो क्षेत्र होते थे, उन लोगों पर शासन करने की जो जिम्मेदारी थी वो चंगेज खान के 4 पुत्रों को सौंपी गई थी, ठीक है। इसको उलूस कहा जाता था, ठीक है। उलूस का गठन, उलूस का जो मेन मतलब होता था, ठीक है, वो एक निश्चित भूभाग नहीं है कि मतलब जैसे मान लो कोई क्षेत्र जीत लिया वो उलूस में आ गया, फिर कल को हो सकता है कोई दूसरा क्षेत्र जीत ले तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता था, कोई निश्चित भूभाग नहीं होता था वो। फिर इसके बाद बात करना है कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद, ठीक है, चंगेज खान की मृत्यु के बाद क्या हुआ इसको आपको देखना है। तो चंगेज खान की मृत्यु के बाद अगर हम देखते हैं तो 1236 या 42 के आसपास देखें तो रूस का जो स्टेपी वाला क्षेत्र था या जो पोलैंड वाला क्षेत्र था यहाँ पे इन्होंने सफलता प्राप्त करी थी, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं 1255 के बाद तो इन्होंने चीन, इराक और सीरिया वगैरह पे भी विजय प्राप्त कर ली। फिर ये यूरोप की तरफ भी गए, ठीक है। यूरोप में वियना हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, इनसे इन्होंने यहाँ पे भी युद्ध करा, कुछ संधियाँ भी करी। फिर ये मिस्र वगैरह की तरफ गए तो वहाँ पे इनकी हार हो जाती है, पराजय हो जाती है, ठीक है। और रूस और चीन की सीमा पर इनके झगड़े चलते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इनका वंश जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। यानी जब तक चंगेज़ खान था तब तक तो सही था, लेकिन उसके बाद के जो शासक रहते हैं उनके समय में कुछ क्षेत्र पे ये जीतते हैं लेकिन कुछ क्षेत्र पे क्या होता है ये कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें बतानी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30वां, यानी पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना था, ठीक है। और इसी के ऑप्शन में है कि 15वीं और 16वीं सदी में धर्म सुधार जो आंदोलन में है इसमें मार्टिन लूथर जो है, ये भी मैंने आपको बताया था, मार्टिन लूथर याद करके जाना है, आ गया ना पेपर में सेम। पुनर्जागरण भी आपको करा रखा था, ये सारे वही क्वेश्चन है मोस्टली जो मैंने आपको करा रखे थे। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पश्चिमी जो देश है वो मध्य युग के अंधकार से निकलकर, ठीक है, मध्य युग में जो अंधकार युग कहा जाता था उससे निकलकर आधुनिक हो रहे थे, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जा रहे थे, विकास कर रहे थे। तो इसी को पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है। अब पुनर्जागरण की ना आपको प्रभाव बताने की क्या प्रभाव हुए तो उसकी विशेषता एक तरह से बतानी है। तो आप बता सकते हो कि इस काल में तर्क की प्रधानता हो गई थी, ठीक है, यानी तर्क की प्रधानता यानी लॉजिक पे बात की जाने लगी थी। इस समय में वाद विवाद होने लगा था, चर्चा खूब होने लगी थी, ठीक है। और मानवतावादी विचारधारा बढ़ने लगी थी। व्यक्तिवाद इस समय में देखने को मिलता है। इस समय के जो कलाकार थे उनकी कृतियों में बदलाव देखने को मिलता है। नए नए विचार आ रहे थे, ठीक है। नए नगरों का उदय होने लगा था, ये पॉइंट आप बता सकते थे। और मानव जो था इस समय में एक स्वतंत्र चिंतन करता था, स्वतंत्र चिंतन करने लगा था। यानी मानव को आज़ादी पहले के मुकाबले में ज़्यादा थी। नई जीवन शैली लोग अपना रहे थे, नई कला शैली अपना रहे थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें बता सकते थे पुनर्जागरण में। लेकिन मान लो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, आपने इसके बदले में करा है ये मार्टिन लूथर वाला, तो ये और भी आसान क्वेश्चन है उससे। तो आप बता सकते हो कि मार्टिन लूथर जो था ना, इसने एक धार्मिक आंदोलन चलाया था धर्म में सुधार के लिए। ये क्या करते थे, ये पोप का विरोध करते थे, यानी पोप का और चर्च का खूब विरोध करते थे, ठीक है। ये कहते थे कि कैथोलिक चर्च जो है वो जनता का शोषण करती है, ठीक है। इनका कहना था कि चर्च जो है वो क्या करती है, लालची संस्था बन गई है और जनता को ठगने का काम करती है। चर्च के अधिकारी को ये भ्रष्ट बताते थे कि जितने भी चर्च के अधिकारी भ्रष्ट हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। ये बाइबल की बात करते थे। पाप स्वीकारोक्ति जो प्रथा थी, जो एक डॉक्यूमेंट होता था जो मैंने चैप्टर में आपको डिटेल में बताया, उसका ये खूब विरोध करते थे, ठीक है। किसानों पे जो चर्च के द्वारा जो टैक्स लगा दिया जाता था या भारी जो टैक्स लगा था उसका ये खूब विरोध करते थे। ये कहते थे कि ईश्वर से कांटेक्ट के लिए आपको किसी पादरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो सुधार किया था उसको प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये सेक्शन सी आपका खत्म हो जाता है। अब आता है आपका सेक्शन डी। अब सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है आपके सामने पैसेज। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये आपके सामने एक पैसेज है, और पैसेज में क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछे होते हैं इस तरीके से। ये पैसेज के कुछ क्वेश्चन है।
तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शहर का शासक कौन था, उसका कत्ल किसने किया। तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो ल्यूसियस जो पेडेनियस है, ठीक है, ये शहर का शासक है, ठीक है, ये आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये शहर का शासक है, ठीक है। उसका कत्ल किसने करा, तो इसका कत्ल करा था एक दास ने, ये भी याद रखना है। फिर किसी दास के द्वारा शासक के कत्ल के संदर्भ में पुरानी परंपरा क्या होती थी, तो उसमें क्या होता था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले जितने भी दास होते थे ना उस समय में, तो सारे दासों को फांसी दे दी जाती थी, ठीक है, ये उसमें भी आप पढ़ सकते हो। फिर क्या है कि नीरो ने आदेश को कार्यान्वित कराने के लिए क्या किया, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने आपको पैसेज में ये क्वेश्चन करा रखा था। अगर आपने मेरे पैसेज की वीडियो देखी है तो डिक्टो ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आप क्या बता सकते थे कि एक अभिलेख के द्वारा उनको फटकार लगाई गई थी, ठीक है, सेना लगा दी थी जहाँ पे दोषी जो थे उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये सारी बातें आप बता सकते थे। इसी के बाद ना एक अगला क्वेश्चन है कि दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कभी जगह संकीर्णता, या पूरा पढ़ सकते हो, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं सीधा आगे चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि चर्च की खिड़कियों की क्या विशेषता थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सरकारी जो प्रधान शिल्पकार है और स्वर्णकार है, ये भी मैंने कराया था आपको, सेम क्वेश्चन आ गया है। अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी होती या देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा। चर्च की खिड़कियों की बात कर लेते हैं। चर्च की खिड़की जो होती थी ना वो कांच की होती थी, ठीक है, महंगे कांच की होती थी और रंग बिरंगा होता था और सफ़ायर वगैरह का उसमें यूज़ किया जाता था। फिर सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की तनख्वाह कैसे अदा की जाती थी, तो इसमें क्या होता था कि जो सिक्के के रूप में वेदिका से जो सिक्के वगैरह मिलते थे, ठीक है, आटा वगैरह जो मिलता था उससे इनको दे दी जाती थी, ठीक है, सैलरी वगैरह। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चर्च को विस्तृत और व्यापक बनने के पीछे क्या कारण था। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि जगह यहाँ पे कम थी, ठीक है, जगह कम थी तो इसलिए दिक्कत होती थी, और फिर अत्यधिक शोर वगैरह हो जाता था इसलिए इनको समस्या आती थी, ठीक है। जब दावत के दिनों में इनको जगह की कमी महसूस होती थी इसलिए इन्होंने चर्च को बड़ा बनाने की सोची, ठीक है। इसके बाद देखो अगर क्वेश्चन अगला देखोगे 33वां क्वेश्चन, तो इसे आप बड़े ध्यान से देखो, ठीक है, एक बार इसे पढ़ लो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इस उद्धरण का स्रोत बताइए, यानी कि ये जो उद्धरण है ये स्रोत क्या है, ये 1986 से है। और ये जो प्रस्तर की पट्टी के अनुसार होपी क्या मानते थे, तो होपी मानते थे कि उनके पास आने वाले जो पहले भाई और बहन है वो कछुओं के रूप में आएंगे, ठीक है, ये क्या मानते थे कि इनके पास जो पहले भाई बहन आएंगे वो कछुए के रूप में आएंगे। फिर होपी लोग एक खास गांव में क्यों इकट्ठा होते थे, तो ये मानते थे कि उनके जो भाई बहन है वो कछुए के रूप में आएंगे, इसलिए जब समय आया तो वो लोग क्या होते थे, एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन, सबसे लास्ट वाला सेक्शन, ठीक है, इसको आप सेक्शन ई कह लो। इसमें क्या है, आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन होता है। आप ध्यान से देखोगे तो इटली का एक मैप दिया होगा, मैं आगे दिखा देता हूँ, इस तरीके का मैप है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखनी है, जेनेवा ढूंढना है, पादुआ ढूंढना है, फ्लोरेंस ढूंढना है, वेनिस वगैरह ढूंढना है, ठीक है। तो इसको मैप में आप एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेवा हो जाएगा आपका, ठीक है। इधर की साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको पादुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे वेनिस देखने को मिलेगा। फ्लोरेंस आओगे तो नीचे की तरफ आपको फ्लोरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी इसमें से ढूंढ के। तो यहाँ पे हमारी ये जो वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आप इवनिंग शिफ्ट के हो और आपने अगर कल पेपर देना है तो इस सॉल्यूशन को देख के जाओ, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले, ठीक है।